वित्त धलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में पूरा बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल में हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लोज, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस में कैसे नंबर्स डिलीवर कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो कंपनी रिटेल ब्रोकिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, कमोडिटी ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंक एक्टिविटीज़ और रियल एस्टेट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें काम कर दिए। तो ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड देखने को मिला है और कंपनी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो कमोडिटी और ट्रेडिंग है वो भी यहाँ पर करते हुए देखने को मिलती है। और इस ट्रेडिंग में कंपनी के पास एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि हमें IGSL ट्रेड के नाम से यहाँ पर देखने को मिला है। और इसमें कंपनी रिटेल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो सर्विस है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो IGCL जो ऐप है वो कंपनी का स्मार्टफोन के ऊपर भी अवेलेबल है। और उसके बाद कंपनी का इस सेगमेंट में अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी कमोडिटी और इक्विटी की जो ब्रोकिंग है उससे 55% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और उसके बाद कंपनी का फाइनेंस सेगमेंट से कंपनी का 30% का रेवेन्यू आता है और अदर सर्विस से कंपनी के बाकी के 15% का रेवेन्यू आता है। तो ये कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो इक्विटी और कमोडिटी ब्रोकिंग से रिलेटेड जो अकाउंट है उससे 55% का, और उसके बाद फाइनेंस सेगमेंट से कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू आता है। तो ये सब कंपनी का बिज़नेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के नंबर्स कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा और उसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। तो इसी वजह से अगर आपको ये कंपनी का बिज़नेस और फाइनेंशियल अच्छे लगते तो ही आप इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपका जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का वो आपका होना चाहिए। और इसी वजह से आपको कंपनी पसंद आए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना कंपनी ना पसंद आए तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अवॉइड भी करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 17.7 है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 6.13% और कंपनी का ROE 4.54% का है। तो कंपनी का पेनी शेयर के नज़र से अगर हम देखेंगे तो ROC और ROE के नंबर से वो अभी हमें ठीक ठाक देखने को मिले। लेकिन कंपनी को अगर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करना है और एक मल्टीबैगर कंपनी बनना है तो कंपनी का ROC और ROE के जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम 10% के ऊपर कंसिस्टेंट लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का इस सेगमेंट में सभी जो डेटा है वो पिछले 6 मंथ का देखेंगे। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 311 करोड़ का था। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अगले साल डाउन होकर 94 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये फिर से डाउन होकर 31 करोड़ का हुआ। और इसके अगले 3 साल देखेंगे मार्च 21 से लेकर मार्च 23 तक, तो 40 से लेकर 50 करोड़ के बीच में कंपनी का सेल्स रहा है। तो मार्च 18 के बाद कंपनी का सेल्स की ग्रोथ कंसिस्टेंट डाउन हुई है और कंपनी का जो सेल्स है वो अभी भी हमें पिछले अगर हम 4 साल से देखेंगे तो 50 करोड़ के कम ही हमें कंपनी का सेल्स कंटिन्यूस देखने को मिला है। तो पिछले 4 सालों में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही कम हुई है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। और ये रीज़न है कि कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट और मैक्सिमम टाइम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट किया है। और इस कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 8 करोड़ का था, इसके अगले साल ये लॉस में गया, इसके अगले साल ये 3 करोड़ का फिर से प्लस में आया। और उसके बाद देखेंगे तो 13 करोड़ से लेकर 19 करोड़ के बीच में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कंपनी के सेल्स की ग्रोथ ज़रूर डाउन हुई है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी ने अपने जो एक्सपेंस है वो भी पिछले 3 सालों में कम किए। और ये रीज़न है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके जो नंबर्स है वो हमें 10 करोड़ के ऊपर देखने को मिले। लेकिन मार्च 21 के बाद फिर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है। और कंपनी का जो सेल्स है वो भी कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स अगर नहीं बढ़ता तो कंपनी की मैक्सिमम सेगमेंट में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 2% का था, इसके अगले साल ये लॉस में गया, इसके अगले साल फिर से प्लस में है और 9% का कंपनी ने ये जनरेट किया। इसके अगले साल ये बढ़कर 47%, इसके अगले साल 37% और अभी
मार्च 23 में ये 26% का हुआ है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके नंबर्स अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में हमें ये अच्छे देखने को मिले, लेकिन इसमें फिर से हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन कंपनी को जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स कंसिस्टेंट कम और ज़्यादा हो रहे वो स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंपनी में कोई स्टेबिलिटी नहीं आती। तो इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स पिछले 3 सालों में ज़रूर अच्छे देखने को मिले, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली। और इस रीज़न की वजह से कंपनी को इन सेगमेंट में अच्छी स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, तभी कंपनी एक ट्रस्टली अच्छी यहाँ पर बन पाएगी। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 4 करोड़ के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल कंपनी लॉस में गई। इसके अगले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिला। इसके बाद कंपनी का अगला साल का नेट प्रॉफिट 12 करोड़, इसके अगले साल 13 करोड़ और अभी नेट प्रॉफिट मार्च 23 में 9 करोड़ का हुआ है। तो एक प्रॉफिट में कंपनी हमें कंसिस्टेंट देखने को मिली, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और बाकी का सेगमेंट का परफॉर्मेंस है और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा और कम हो रहे। तो इसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी नहीं आती और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें कभी भी बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी बहुत ही छोटी है, उनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में और वॉल्यूम में होती है। तो इसी वजह से कभी भी इन कंपनियों में कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ही ऊपर जा सकता है और कभी भी डाउन हो सकता है। तो इसी वजह से कंपनी को अपने परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और कंपनी के परफॉर्मेंस से अगर स्टेबिलिटी आती है तो ही किसी भी कंपनी का शेयर है वो ट्रस्टली वो कंसिस्टेंट ऊपर जाता है और वो उस प्राइस पर स्टेबल रह पाता है। लेकिन कंपनी के फिलहाल परफॉर्मेंस मैक्सिमम स्टेटमेंट में अनस्टेबल है, जो कि कंपनी को ये स्टेबल करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास मार्च 23 में 124 करोड़ के रिजर्व है और ये कंपनी अपने रिजर्व में कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ कर रही है। और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो 32 करोड़ का है। तो पिछले अगर हम 3 से लेकर 4 साल में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के ऊपर 30 करोड़ के बीच में बोरेंग्स है और कंपनी का जो बोरेंग्स है वो कंपनी पिछले कुछ समय से ज़्यादा कम नहीं कर पा रही। तो इसी वजह से कंपनी को अपना बोरेंग्स है वो आने वाले समय में कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपनी को कम चुकाना पड़े और कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना हो। लेकिन कंपनी का रिजर्व के कंपैरेटिव बोरोइंग्स देखेंगे तो बहुत ही कम है और इस रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी तो हमें स्टेबल देखने को मिली, लेकिन कंपनी को अपने ऊपर का बोरोइंग्स है वो भी आने वाले समय में कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंपनी का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से कंपनी को सबसे पहले सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी और उसके साथ ही में कंपनी को अपना बोरोइंग्स कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की आने वाले समय में डिसेंट ग्रोथ हो। और इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में ये 0.05 था, इसके अगले साल ये लॉस में गया, इसके अगले 2 साल फिर से ये प्लस में आया, इसके बाद मार्च 22 में ये फिर से लॉस में गया और मार्च 23 में ये प्लस में आया है। तो कंपनी के जो नेट कैश फ्लो के नंबर से वो भी हमें कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से कंपनी को इसमें भी स्टेबिलिटी ला के कंसिस्टेंट नेट कैश फ्लो के नंबर से वो अगर छोटे भी रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कंपनी के नंबर से वो प्लस में जनरेट होने चाहिए। तो मार्च 22 में कंपनी ने नेट कैश फ्लो के नंबर्स पॉजिटिव में जनरेट किए, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी के जो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में नेट कैश फ्लो जा रहा है, उस रीज़न की वजह से अभी हम कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी आने वाले समय में मैक्सिमम टाइम नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट कर पाएगी। तो इसी वजह से कंपनी के नेट कैश फ्लो के सेगमेंट के ऊपर हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले समय में इसको कैसा यहाँ पर जनरेट कर दिए। और कंपनी का नेट कैश फ्लो अच्छा और कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट होने के लिए कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों के जो नंबर्स है वो मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का हम डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज मैक्सिमम टाइम मार्च 20 के बाद देखेंगे, मार्च 18 के बाद देखेंगे तो 100 डेज़ के नीचे ज़रूर ये मार्च 20 और 21 में थोड़े से गेन हुए थे, लेकिन फिर से कंपनी ने इसको कम करके 29 यहाँ पर किया है। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लग रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का इन्वेंट्रीज देखेंगे तो इसके मैक्सिमम नंबर्स अभी हमें अवेलेबल देखने को नहीं मिले, लेकिन मार्च 23 में कंपनी का ये 8.84 है। तो एक साल में देखेंगे तो कंपनी ने इन्वेंट्रीज में एक अपने जो नंबर से वो यहाँ पर कम करके रखे, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में कम समय लग रहा है, वो हमें यहाँ से पता चलता है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 26% की हिस्सेदारी है,
इसके बाद कंपनी में एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 0 है और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में 73% है। तो कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक अगर हम देखेंगे तो पब्लिक के पास है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये कंपनी के बिजनेस को कभी भी अनस्टेबल कर सकता है। तो कंपनी को मतलब कंपनी के जो प्रमोटर है उनको कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और हिस्सेदारी वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस और बिजनेस स्टेबल हो। तो ओवरऑल इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी को अपना कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और साथ ही में कंपनी का जो सेल्स कंसिस्टेंट कम हो रहा है वो भी कंपनी को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो इन दोनों सेगमेंट में कंपनी अगर आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करती है तो हमें कंपनी में एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो भी आते हुए देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो परफॉर्मेंस और नंबर है वो कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे और यही रीज़न है कि अभी हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से कंपनी को सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी का नेट प्रॉफिट का जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट अच्छे से बढ़े और साथ ही में कंपनी को अपना कैश फ्लोज के नंबर से वो भी यहाँ पर पॉजिटिव में लाने पड़ेंगे। तो इन सेगमेंट में अगर कंपनी आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करती है तो ज़रूर डीएस और एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी और साथ ही में हम भी इस कंपनी में आने वाले समय में अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके नंबर्स बहुत ही वोलाटाइल और ऊपर नीचे हो रहे हैं। इस रीज़न की वजह से अभी हमें इस कंपनी में सिर्फ एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस कंपनी में हम लगभग 100 शेयर यहाँ पर अभी बाय कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी रिस्की हो सकता है, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही वोलाटाइल है। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन कंपनी के रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की लर्निंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके।